स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 6। हम लोग पढ़ेंगे कि किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर इंसर्ट करते हैं किसी कैपेसिटर के अंदर तो उससे क्या चेंजेस आते हैं हमारी कैपेसिटी के अंदर। और हमने सिखा दिया था, वैसे तो क्या सिखाया था यहाँ पर एक लास्ट में मैंने इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बाद हमने ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ एक फॉर्मूला बना लिया था। अच्छा, इसको वापस से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बाद हमें आगे की तरफ हेल्प मिलेगी इससे। जैसे कि अगर ध्यान से देखो इसको, तो यहाँ एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, सी क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंसर्ट कर दिया, जब दोनों प्लेट के बीच में हमने कोई आपका डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद उसकी जो कैपेसिटी है तो स्टोर क्या, उसको सी कहते हैं। सी नॉट क्या है, जब कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब है एप्सिलॉन आर बराबर लिखा है मैंने सी बटे सी नॉट। तो अगर मुझे सी पूछेगा कोई तो मैं कहूंगा एप्सिलॉन आर को गुणा कर दो किससे, सी नॉट से। और हमें पता है कि जब भी मीडियम एयर होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1, लेकिन अगर मीडियम आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, जैसे 1.4 हो गया, 1.2 हो गया, इस प्रकार की वैल्यूज पकड़ लेता है। अच्छा, एक कोई भी नंबर ऐसा है जो 1 से बड़ा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें जो वैल्यू मिलेगी वो बड़ी मिलेगी या छोटी मिलेगी, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जिसको कुछ नहीं आता ये समझ लो, 1 से बड़ा कुछ भी है मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। 1 से छोटा कुछ भी है उससे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू घटेगी, ये याद कर लो। कुछ ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 0 पॉइंट में कुछ लिखा हो, यानी 1 से छोटा लिखा हुआ है, कितना भी बड़ा नंबर होगा उससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा उस नंबर से भी छोटा आएगा। जैसे 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.2, जो कि 2 से भी छोटा है। लेकिन 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो क्या आएगा, 2.2, 2 से बड़ा है। समझ में आ रहा है, ये बेसिक कांसेप्ट होता है। अगर ये नहीं आएगा तो तुम ये कभी नहीं समझ पाओगे कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा। तो मैंने बताया कि एप्सिलॉन क्या होता है, एक से बड़ी संख्या होती है, तो इसका मतलब है कि पुराना कैपेसिटेंस को गुणा करेंगे तो उससे भी बड़ी वैल्यू आएगी आंसर में, तो यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। तो इसका मतलब यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि जब भी U2 इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, लिख लो हेडिंग, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक लिख लेना, ठीक है। तो due to insertion of dielectric slab, मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, अब मैं थ्योरेटिकली लिख के दिखा रहा हूं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस, याद रखिएगा हमेशा कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, C इंक्रीज। अब मैं लिखूंगा C इज ग्रेटर देन C नॉट, और फॉर्मूला लिखूंगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे चल के जब बार बार बोलूंगा तो फिर बाद में आपको गलती नहीं करनी है, ठीक। इसका मतलब है कि जब भी आपका मीडियम एयर के सिवाय कुछ और होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इतना याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े। अब जो मैंने पिछली क्लास में जितनी ज्ञान दिया था वो सब मैं पूछने वाला हूं। जैसे कुछ बेसिक फॉर्मूले अगर आपको लिखने हैं तो लिख लो, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, C नॉट क्या होता है ना। और अगर यहाँ पर अपन चेंज कर देंगे, यही तो उस दिन तुम पूछ रहे थे, बताया तो था कल ही, तो परसों पूछ रहे थे, परसों। तो अब यहाँ C आ जाएगा तो क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर A अपॉन B। सब बेसिक फॉर्मूला करा चुका हूँ, पीछे का फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, नोट्स में देख लेना। चलें भाई आगे बढ़े फटाफट। चलिए, अब हेडिंग क्या है कि अगर कैपेसिटर को पार्शियली फिल कर दिया, यानी कि कुछ ऐसा रीजन है जिसमें कुछ आपका मीडियम चेंज हो रहा है और कुछ बचा हुआ रीजन जिसमें एयर अभी भी प्रेजेंट है। जहां एयर होगी वहां पर कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जहां एयर नहीं होगी वहां पर बदलाव आ जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक अगर आया तो इसका मतलब कैपेसिटेंस तो बढ़ना तय है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें दो अलग अलग केसेस हो जाएंगे। पहला केस वो केस हो जाएगा जहां पर आपका एयर है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जो पहले थी, ठीक है। लेकिन इनसाइड डाइलेक्ट्रिक हमको अच्छे से सिखाया गया है कि ये घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि अगर इधर पॉजिटिव प्लेट है, डायरेक्शन नहीं दिया है, चलो हम बता दे रहे हैं, ये अगर पॉजिटिव प्लेट है तो भैया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस डायरेक्शन, ठीक है। बट जो यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होगा या इंड्यूस चार्ज होगा वो एक तरफ क्या होगा, निगेटिव, इधर क्या होगा
ठीक भैया, और इससे क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट दिशा में होगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ई बराबर आ जाएगी, इन सेकंड दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ठीक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक बेटे, तो यह हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ठीक है। आई क्यों लगा इंड्यूस, मतलब क्योंकि ये पैदा कैसे हुई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेस किया गया, बाहर निकाले इलेक्ट्रिक को तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी, समझ में आया। ये इंड्यूस्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तभी तक रहेगी जब तक इसको हम कैपेसिटर के बीच में रखेंगे, जैसे ही बाहर निकालेंगे इसका काम खत्म, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए इंड्यूस लिखते हैं। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक। और हमने रिलेशन बना लिया था कि इनसाइड वाला जो ये ई नेट है इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, ई नॉट अपॉन, ठीक है। ये रिलेशन कहां बनाया था, जिसको याद नहीं है, ये बनाया हुआ है, ठीक है, ये दिस, ठीक है, पीछे लिखवाया हुआ है, ठीक भैया। आगे बढ़ जाएं, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने रिवीजन के लिए बोल दिया, तो अगर हमसे किसी ने कह दिया कि ई नॉट की वैल्यू बता दो, तो याद होना चाहिए था कि हम लोग ने इसको भी प्रूफ किया हुआ है। ई नॉट की वैल्यू कितनी थी, कुछ चीजें लिख लो, कितना, सिग्मा अपॉन, ये सब तो कर लिया था पहले भी, डायरेक्ट 2-3-4 बार कर चुका हूं अब तो मैं, ठीक है। नोट्स को देखो, ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है। तो ई नॉट हमको पता है कि ई नॉट कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब मीडियम क्या था, एयर, उनके बीच की दूरी कितनी थी, डी, ठीक। जब हमने इंसर्ट कर दिया तो ई कितना हो जाएगा आफ्टर इंसर्शन, ये, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब वैल्यूज आपको लिखनी है, फिर हम जो बोल रहे हैं वो हम शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, क्या पूरा लिखें, किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या, चलिए लिखिए। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इज इन द रीजन ऑफ, बताओ कितना, टी रीजन में होगा कि नहीं होगा, टी के बाहर, और जो भी जगह बचेगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई नॉट। तो चलो जरा थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम, है ना। अभी तो मैं ऐसे रफ पढ़ा रहा था, मुझे लगा सब समझ रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं आफ्टर इंसर्शन, यहाँ पे ऐसे इंसर्टिंग कर लो इसको, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस, कितनी थिकनेस है, टी, कितनी, टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्लैब इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन, एंड फॉर द रिमेनिंग, कितना जगह बचा, अगर डी टोटल इनके बीच की जगह थी और टी जगह किसी ने खाली, तो बचा क्या, डी माइनस टी, यही तो बचेगा ना। और रिमेनिंग डी माइनस टी रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट। गलत किया मैंने कुछ, क्योंकि वहां पर जैसे पहली सिचुएशन थी वैसे ही बात ही, तो जो कि क्या थी, एयर, तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही होती है। तो मैंने दो हिस्से में बांट दिया पूरे उसको, ठीक है। तो क्या पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर सेम रहेगा, फॉर्मूला लिखवाया था ये सब बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छे से पढ़ो आप लोग, कोई बात नहीं, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, अब भूलते चलेंगे, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आने की बात नहीं, गारंटी ले रहा हूं कभी नहीं आए, ये गारंटी ले रहा हूं। क्यों, अब बात इतनी छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे रोल में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पोटेंशियल इज इक्वल टू मैंने पढ़ाया था, लिखवा करके मेंशन करके ब्रैकेट बनाकर लिखा था, V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। अब वो भूल जाओ तुम, तो यहां जब हम यूज करेंगे तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा प्यारा था, लेकिन उस समय पर जब पढ़ा था हम लोग ने, तो दोनों प्लेट के बीच में किसी भी बिंदु पर जाओगे तो जितनी दूरी पर हो प्लेट से, उस हिसाब से ई इंटू डी करके पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर
यहाँ पर मीडियम कुछ और है, यहाँ मीडियम कुछ और है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी तो फॉर्मूले के हिसाब से V इक्वल टू ईडी होता है, ईजी बदल जाएगा तो V सेम नहीं हो सकता। और पोटेंशियल में जब सुपरपोजिशन पढ़ाया तो कहते हैं कि टोटल V निकालना, अगर V बदल रहा हो तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे कर लेना, यही तो हो जाएगा। तो एक V हो जाएगा बाहर जो कि हो जाएगा E नॉट इंटू, अब यहाँ पर देखो कितना है, ये एयर वाले को अगर पूरा एक तरफ ले लो डी, ये इसको और इसको मिलाकर डी माइनस टी, तो मैं सीधे निकालूंगा, मुझे पता पोटेंशियल यहाँ निकालूं चाहे पोटेंशियल चाहे मैं यहाँ निकालूं चाहे मैं यहाँ निकालूं, बात तो एक ही, क्योंकि इन दोनों जगह पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो मैं कहूंगा कि डी माइनस टी टोटल रीजन है जहां पर एयर मीडियम है, तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है तो मैं कह दूंगा V1 बराबर ई नॉट इंटू डी माइनस टी, लेकिन प्लस लगाऊंगा V2, और V2 कौन सा है, वो रीजन जहां पर मीडियम एयर नहीं है जो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो फिर से वही फॉर्मूला, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ई हुआ करती है जैसा कि हमने लिखा हुआ है ई, है ना, तो मैं कह दूंगा ई इंटू जितना दूरी है कितना टी इंटू टी, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल आपको निकल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये चीजें आपको याद रखनी है। तो मैं कह दूंगा पोटेंशियल इनसाइड कैपेसिटर विल बी, क्या हो जाएगा भैया, V नॉट प्लस V डाइलेक्ट्रिक, VD लिख देता हूं यहां पर, ऐसे मेंशन कर देता हूं। V नॉट क्या है, पोटेंशियल आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक, अब मेरे नोटेशन से भैया हम अपने हिसाब चल रहे हैं, और VD क्या है, पोटेंशियल इनसाइड, रेक्टिफिकेशन करके कुछ होना है नहीं, ठीक भैया, ये कर लो। तो यहां से समझ में आता है फॉर्मूला एक ही है, तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और कितना दूरी है ऐसा डी माइनस टी, और अंदर क्या हो जाएगा ई इंटू टी, तो भैया पोटेंशियल का फॉर्मूला बनके तैयार। अब ई की वैल्यू तो हमें बताइए कितना पुट करना है ना बेटे, जगह डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू ई, कॉमन ले लो जो कॉमन ले सकते हो, हाँ कॉमन ले लो, कर लो, सॉल्व करके बताओ। और ई नॉट की वैल्यू हमें पता है ना कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, अंदर क्या बचेगा, टी माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी अपॉन एप्सिलॉन, यही तो बचेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अगर इन टर्म ऑफ चार्ज लिखना हो तो ये पोटेंशियल फॉर्मूला बन गया। इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या जाएगा बेटे, D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये देखो ये पोटेंशियल का ही फॉर्मूला है। अगर मुझे C के टर्म में लिखना, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, V निकाला है, Q पता ही है, डिवाइड कर दो, उस पूरे को ले आओ डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा देखो, तो Q डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यू, यही तो है ना पोटेंशियल, देखो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय Q इनटू देखो D माइनस टी ब्रैकेट के अंदर ही है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बना, ठीक है, प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। अच्छा देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाता है बेटे, क्या सिखाया था न्यूमरेटर में, अरे ए एप्सिलॉन क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, वो कहां जाएगा ऊपर, मैं यहां लिख सकता हूं ए एप्सिलॉन क्या क्यू क्यू कट गया, देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला बनके तैयार। ठीक है, आगे बढ़ जाए।
चले भाई, हमने कैपेसिटेंस बना लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो अगर हमारा सी मीडियम लिखना चाहूं तो सी मीडियम तो हमें अच्छे से आता है, क्या देगा, सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन, ये पीछे लिखवाया हूं मैं, ठीक है। ये कंप्लीटली फील्ड वाले केस में होता है। क्या होता है, ये कब होगा, ये अगला वाला केस है जब हमने पूरा फिल कर दिया। चलो ये हो गया, इतना हो गया। चलो देखो अब मैं क्या कह रहा था वो देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने क्या कर दिया, पूरा फिल कर दिया है इसको, ठीक है, बीच में क्या है, कहीं जगह नहीं छोड़ी, तो पूरे मीडियम में तो क्या जाएगा, सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। लिख लो, ये पहले ही लिख चुका हूं पीछे, फिर भी लिख लो। कि किसी का दिमाग फिर गया और उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं हम क्या करेंगे कि हम जो है एक कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर को दोनों कैपेसिटर के बीच में हम इंसर्ट कर देंगे। पहले क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक बोर्ड पढ़ाया था तो क्या बोला था कि इंसुलेटर, लेकिन किसी का फिर गया दिमाग, उसने कहा नहीं हम तो डाल देंगे, क्या डाल देंगे, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब अब क्या हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, कंडक्टिविटी की बहुत हाई होती है, तो इसका जो एफ एन आर होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। आप कहोगे नहीं समझ में आ रहा सर, ऐसे हवाबाजी चल रही है, फॉर्मूला पढ़ लो, पीछे जाओ और पीछे जाओ। चलो ये बताओ, ये क्या है, डिनोमिनेटर में है कि नहीं है। कभी भी किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 0। सॉल्व कर डालो, रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व कर डालो पूरा, तो तुम्हें क्या मिलेगा इस केस में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखना ना तुम, ठीक है, यहां सॉल्व करना, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, रुक जाओ करके दिखा देते हैं। E इक्वल टू क्या था, E नॉट अपॉन, यही तो था, इसको पुट कर दो इन्फिनिटी, आंसर क्या आएगा 0। 1 अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है, और 1 की जगह कुछ और भी हो सकता है। समझ में आया, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, यहां तुम कर लो E नॉट, ताकि तुम्हें ऐसा लगे सर ने सिखाया था 1 और बोल दिया कुछ भी। किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे आंसर में इन्फिनिटी आता है, तो किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 0। समझ में आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, 0। मतलब अब पूरे फॉर्मूले में जो हम लोग निकालते थे v के लिए, v1 v2 करते थे ना, तो अब ये मुझे बताइए कि इस केस में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो कैपेसिटेंस निकाल दीजिए बस आप लोग, पोटेंशियल मत निकालेगा, नहीं निकालना है तो जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो मुझे सी बताओ कितना होगा। तो सी के लिए जो बेटा फॉर्मूला है, काहे इतना डरते हो तुम लोग, ये क्या था, टी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, और कुछ है क्या, यही फॉर्मूला है ना। अब पुट कर दो एक को, क्या आ जाएगा, अगर इसको हमने पुट कर दिया इन्फिनिटी, ये पार्ट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन टी अपॉन, लो भैया इतना सा करने में इतना टाइम लगाओगे, ठीक, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, डन। कोई डाउट हो तो पूछो। मैंने जो पढ़ाया बेटा हमने वही यूज किया, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला है, जितना मैंने पढ़ाया है क्लास में मैं सिर्फ उतना ही यूज कर रहा हूं, ठीक है, क्लास की ही चीज यूज कर रहा हूं, ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर एक टॉपिक में कुछ है नहीं, बस आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है। आप ये देख रहे हो, फिगर देख समझ में आ रहा होगा कि भैया एक स्फीयर दिया हुआ है और उसके सरफेस पर चार्ज दिया हुआ है ना, इस तरीके से सरफेस पर चार्ज है, कोई बात नहीं। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, हमें सरफेस के परपेंडिकुलर दिशा में बाहर की तरफ, एरो कहां जाएगा, बाहर। फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट ds ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, तो कंडक्टर ले रहे हैं तो कंडक्टर कैसा भैया, स्फेरिकल होगा, है ना। तो आपका ये जो सरफेस है इसमें हमने कहा कि कोई छोटू सा पोर्शन ले लो, ds ले लो, क्या कर दिया, छोटा सा हमने ds ले लिया, उसकी वजह से निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी तो सिखाया था
कि जो भी फोर्स होगा वो हमेशा आउटवर्ड होगा और क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये कंडक्टर कैसा है, स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। ठीक, तो फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से, तो क्या मिल जाएगा हमको, फोर्स। करके दिखाओ जरा। ठीक, तो चार्ज कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें दो पोर्शन लिख दिए हमने, एक पॉइंट ले लिया आउटसाइड, एक ले लिया इनसाइड। देखो, एक जिस पॉइंट पर है उसके कारण और एक पूरा रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। जैसे मान लो इतनी जगह यहाँ पे जो बैठा वो तो लगाएगा, लेकिन ये सब क्या खाली बैठे रहेंगे, हाँ, E1 E2 के फॉर्म में होगा। ठीक है, हेलो, करिए, ट्राई करिए, हम कर रहे हैं। चलो देखो, पहले कुछ चीजें सिखा दें। यहां अगर E1 क्या है, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन छोटो सरफेस कितना, ds। अब ds समझ नहीं आ रहा, मैंने जहां पर मैंने बोला ना जिससे बात कर रहे हैं उसके चार्ज के कारण। ठीक, तो इसको कुछ नहीं आता, वो इतना तो जानता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। तो अगर यहाँ सिग्मा लिखा हो तो क्लियर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात हो रही होगी। रीजन क्या है, आयतन का इस्तेमाल इसलिए नहीं है भैया क्योंकि आपके स्फीयर के अंदर कुछ है क्या, तो सब कुछ तो सतह पर ही है ना, तो चार्ज डेंसिटी तो बनेगी, क्योंकि सरफेस पर है तो पूरा चार्ज कहां बटा, सरफेस से बटा। तो टोटल चार्ज को डिवाइड कर दिया टोटल सरफेस एरिया से। समझ में आया, सिग्मा बन गया। अच्छा, सिग्मा सर हर जगह कांस्टेंट होता है क्योंकि आपने सिखाया घनत्व हर बिंदु पर बराबर होता है अगर किसी एक ही सरफेस पे चल रहे हैं या फिर एक ही बॉडी पर हैं तो। ठीक, चाहे हम उसका छोटा सा हिस्सा ले चाहे बड़ा सा हिस्सा ले लें। तो सिग्मा बराबर अगर होता है Q अपॉन A, तो सिग्मा बराबर ये भी हो सकता है कि छोटा सा अगर एरिया ले लूं मैं तो छोटे से एरिया का छोटा सा चार्ज भी होगा, तो मैं कह सकता हूं dQ अपॉन dA। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं कह सकता हूं कि सर अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं चार्ज ऑन ds निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं सिंपल तरीके से। कैसे, सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दूं सरफेस एरिया से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, dQ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, dQ। ठीक है, तो यहां से मैंने फॉर्मूला अपना खुद का बना लिया, dQ बराबर कितना आ गया, सिग्मा ds। समझ में आया। और फोर्स निकालना है तो अब इसका फोर्स क्या हो जाएगा भैया, चार्ज को गुणा कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो यहां पर चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू ds। और इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे भैया, यही तो जानना है मुझे। शुरू कर दिया मैंने, बाकी कर डालो। सिग्मा अपॉन क्या होता है, 2f sin नॉट। थोड़ा पढ़ाई करिए भैया, अपनी कॉपियों को खंगालिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2f sin नॉट इंटू ds। ठीक बेटे, ये हो गया तुम्हारा, तुमने पहला फोर्स निकाल लिया। ठीक, तो अब मैंने यहां पर दूसरा कहा कि जस्ट इनसाइड की बात कर लेते हैं। मैं क्या कहता हूं, जस्ट इनसाइड। तो इसको सॉल्व भी नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब मैंने E2 मेंशन किया तो मुझे बताना भी पड़ेगा व्हाट इज E2। तो E2 भैया वो हो गया, E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज ऑन कंडक्टर। रिमेनिंग चार्ज, मैं इसे डिक्टेट करता हूं, जिसको राइटिंग समझना है वो लिख ले। ठीक भैया, ठीक, तो क्लियर हो गया कि अगर हमें बैलेंस में रखना है तो E1 जितना फील्ड लगाएगा उतना ही बाकी सारे मिलकर के विपरीत लगाएंगे। तो यहाँ पर नेट क्या हो जाएगा, जीरो। मैं इतना समझ चुका हूं कि E1 और E2 बराबर होगा, कंजर्वेशन का नियम हमें फॉलो करना है, रिजल्टेंट हमेशा जीरो रहना है। तो E1 बराबर E2 तो होगा। ठीक, तो आउटसाइड चले जाएंगे तो E1 भी बाहर हो जाएगा और E2 भी बाहर हो जाएगा, लेकिन इनसाइड में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, लेकिन आउटसाइड में ये बन जाएगी, जस्ट आउटसाइड ये बन जाएगा E बराबर E1 प्लस ये जाएगा 2i ऑफ
ठीक है, और E2 भी इतना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे पता चला हमको E1 इज इक्वल टू E2। इसको किसी अभी भी नहीं आ रहा, मैथमेटिकली पढ़ना चाहते हो कि सर हर चीज प्रूफ करके दिखाओ, ये कर लोगे, ये भी नहीं कर पाओगे। क्या ये ज्ञान है कि नहीं है? जहां चार्ज नहीं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। इनसाइड आपको दिख रहा है कि कोई चार्ज नहीं है तो उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी नहीं होगा। और E1 माइनस E2 करके ये प्रूफ भी हो जाता है। ये मैंने ऐसे पढ़ाया हुआ है कि एक रिंग लेते थे, कहते थे कि अगर हम निकालना चाहते हैं इनसाइड तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। नीचे सेंटर पे क्या आता है, जीरो। स्फीयर ले लेते थे, कहते थे अंदर कोई चार्ज नहीं तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। सब पढ़ा हुआ है हमने केसेस। तो हमारे पास केस ही भरे पड़े हैं। जिसको अभी भी कुछ नहीं आता है वो क्या कर लेगा, E1 माइनस E2 बराबर 0, तो E1 बराबर E2 होगा कि नहीं होगा। और आउटसाइड में दोनों जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, दोनों पॉजिटिव बाहर तरफ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ जाएगा 2E2। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया। तो अगर हमें निकालना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया निकालनी हो, अगर मुझे क्या निकालना है, हेडिंग देखो यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ऑफ चार्ज सरफेस, ऑफ चार्ज सरफेस is defined as electrostatic pressure। ठीक बेटे, तो इसका मतलब है P electrostatic is equal to dF अपॉन, ठीक, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ds अपॉन ds। कट गया क्या, सिग्मा पावर 2। इसको याद नहीं आ रहा है भैया, ये किया था मैंने, ये ठीक है, ये df निकाला था। df को भाग किससे दे दिया, ये df ही तो निकाला हुआ है। ठीक, ये df निकाला था। ठीक है, इसको ही यहाँ पर पुट करेंगे df बटे ds, तो ds कट जाएगा। ये आ गया फॉर्मूला फॉर योर, बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है बेटे, ये हो गया डन। डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसको छोड़ दो, चलो देखो, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसको 11th में दिक्कत होगी वो नहीं पढ़ सकता, फिर उसमें दिक्कत आएगी जब 11th में पढ़ाएंगे तो वहां से कवर अप कर लेंगे। ये टॉपिक हम इसलिए स्किप किए क्योंकि जिसको सरफेस टेंशन नहीं पता फिर उसको जितना आएगा नहीं उससे नहीं आएगा, इसीलिए इसको हमने हटा दिया। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, वो हम सवाल के थ्रू बता ही देते हैं इन लाइन। यह फॉर्मूला लिखना तो लिख लो, चलो लिख लो, काम ही आएगा। वैसे आप न्यूमेरिकल पे इतना पूछा ही नहीं जाता, एक भी न्यूमेरिकल आ नहीं रहा है। चलिए कुछ पॉइंटर्स लिख लीजिए। अगर मैंने क्या बोला है, हेडिंग क्या कहती है, इक्विलिब्रियम सिखाया है ना मैंने कि रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब जिस भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अगर इक्विलिब्रियम फोर्स कहेंगे तो नेट फोर्स 0, अगर कहेंगे इक्विलिब्रियम कोई सिचुएशन आप कहेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी, नेट 0 हो जाएगी। अब इस केस में इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज लिक्विड सरफेस, तो क्या कर दिया भैया, सो बबल। तो आपने वो बबल तो देखा ही होगा ना, सर खोलते हो गए तो बुलबुले बन जाते हैं, नहीं बन जाते हैं। अब उसके सरफेस के ऊपर हम कह दिया चार्ज है, क्या कह दिया, चार्ज। तो फिर से सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर उसको हमने सिग्मा बोल दिया और हमको पता है कि जब सरफेस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी आएगा, जब प्रेशर आ जाएगा तो सरफेस टेंशन भी आएगा। अब इसको 11th के नॉलेज के बिना रिलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन कैसे आता है, सतह पर तनाव कैसे डेवलप होता है, वो किनके बीच में होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में होता है नहीं होता है,
अब वो एक दूसरे को टाइटली बाउंड कर लेते हैं, इससे एक क्या हो जाता है, थिक लेयर बन जाती है। उस लेयर में ही वो तनाव होता है, जिसकी वजह से क्या मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जिससे मच्छर जाके पानी पे जो बैठ गया उसका कारण क्या है, सरफेस टेंशन। वो डूबा क्यों नहीं, ये सोच सकते हो ना, क्योंकि एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब इसमें मुझे इस टॉपिक पढ़ाने के लिए 11th पूरा आपको बताना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए, फिर उसके बाद हम लोग ये कर लेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि एक सोप बबल के ऊपर जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, उसके सतह पर कुछ चार्ज आपके इकट्ठा हो गए तो उसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। ठीक, लिखिए। तो सरफेस टेंशन, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी भैया, इनवर्ड। ठीक, दूसरा एयर आउटसाइड द बबल, एयर आउटसाइड द, उसका प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। वो कैसा हो, किस तरफ होगा भैया, बाहर की हवा हमेशा इसको अंदर की तरफ दबाएगी, इनवर्ड। डायरेक्शन क्या हो गई, पीटी के लिखो, आगे हेडिंग भी लिखी हुई, सरफेस टेंशन पीटी। अरे सिंबल यूज किया है, डिनोट किया है। ठीक, उसकी डायरेक्शन बता दी किधर, अंदर की तरफ। ठीक, आगे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, अभी तो पढ़ के आ रहे हो, ये तो तुम बता ही सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा बाहर की तरफ। अभी तो पढ़ा हम लोग ने, है ना। कुछ समझ नहीं आएगा, ये समझ में आएगा कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, इसको सिंबल हमने दिया पीई और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ठीक बेटा। ये नेक्स्ट, अभी इन चारों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे। ठीक, एयर इनसाइड, अंदर की हवा क्या करेगी, बाहर की तरफ दबाव बनाएगी नहीं बनाएगी, बनाएगी। आई क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउट। बबल फटेगा कैसे अगर अंदर वाली हवा बाहर की तरफ प्रेशर नहीं बनाएगी। समझ में आ रहा है। तो दो लोग अंदर की तरफ लगा रहे हैं, दो लोग बाहर की तरफ, इसकी वजह से उसका शेप मेंटेन। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। चलो, तो अब इनके बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं, क्या रिलेशन होता है, लिखिए फटाफट। तो इस इक्विलिब्रियम केस में इतना तो क्लियर होगा, इधर देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम केस में इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे अगर बबल नहीं फट रहा है, अच्छा हम लोग अब यहाँ खड़े हैं तो हम लोग एटमॉस्फेयर में है ना, तो आसपास एयर मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा, हमारे बॉडी के अंदर का एक प्रेशर होगा, तभी ये गाल खुला है ना। नहीं तो सोचो अगर अंदर सारी हवा निकाल दो और सारा जितना मटेरियल निकाल दो तो ऐसी जगह स्केलेटन है ना, और बाहर से जो प्रेशर है वही प्रेशर उसको दबाएगा भी, खुद पे नहीं होगा। अगर बाहर भी वैक्यूम हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वैसे ही पड़े रहोगे, क्योंकि कोई आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, प्रेशर लग रहा है। अभी जब हम लोग इस क्लासरूम में हैं तब भी हमारे आसपास जो एयर मॉलिक्यूल हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको झेलने की क्षमता हमारे पास है पर्याप्त, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है। लेकिन हम जब चांद चले जाएंगे तो वहां पे भी सेम रहेगा, वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है, नहीं है। अच्छा चांद पे है कि नहीं है, है ही नहीं, कोई गैस नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, वैक्यूम है सब। जब पता करके आना, ठीक है। ठीक, इन द स्टेट ऑफ, क्या बोल रहे बेटा, बोल रही थी खुशी, जाओ जाओ जाओ, जाने वाले, हाँ हाँ जाओ जाओ, बैग लेके जाओ। क्या हो जाएगा, E प्लस, है ना। हेलो, हाँ चलो चलो, ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशन सही है। ठीक, अब सबका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ठीक, एक्सेस प्रेशर अगर हम कह दें, अगर हमने कह दिया एक्सेस प्रेशर, रिकॉर्डिंग ऑन, प्रेशर इनसाइड द, अच्छा आज तो ये आखिरी क्लास नहीं है ना, टाइमिंग चेंज करी थी हमने, हाँ हम भी भूल गए, 7:30 तक आज क्लास है ना, तब क्या दिक्कत है, पढ़ो। तो क्या हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, तो पी एक्सेस अगर हमें निकालना हो तो देखिए यहाँ पर
दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन पीआई एंड पीओ, इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर की बात हो रही, ठीक है, पीआई माइनस, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, पीटी माइनस, ठीक है, आइए आइए बैठिए थोड़ी देर चलो ये नोट करो, ठीक है। अब सारी वैल्यू लिखना स्टार्ट करो कि पीटी की वैल्यू कितनी होती है। कुटाई होगी है, गिराक मारे जाएंगे, क्लास नहीं देते हमारी। चलो लिखो 40/, लिखिए बोल लिए सारे, ठीक। आर क्या है आपको पता है, ठीक है, क्या हो जाएगा रेडियाई, पी क्या हो जाएगा, पी तो अभी निकाल के आ रहे हो, कितना था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर नेक्स्ट लिखिए पी आई, पी आई और पीओ दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक, या अगर उस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तब बराबर होते हैं, वैसे बराबर नहीं होंगे। तो इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक्स प्रेशर निकालो, इससे निकालेंगे पीटी माइनस पी से तो जाएगा 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया बेटे, ये वैल्यू पुट कर दी बस, ठीक। और अगर P इनसाइड मतलब इक्विलिब्रियम वाले केस में ये बराबर हो जाएगा, तो हम यही वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 40/r इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। इससे क्या करेंगे, इस रिलेशन से हम T निकाल सकते हैं, ठीक है, जो भी अननोन है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। ये आप नोट कर लीजिए, ये रिलेशनशिप इनके बीच में होता है। एक एक्सेस प्रेशर वाला फॉर्मूला निकाल लिया हम लोग ने, और एक रिलेशनशिप निकाल लिया कि हमें कभी अगर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसमें कोई सवाल पूछ दिया, टेंशन निकालो, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कंबाइन करने के छोटे छोटे ड्रॉप्स को, तो उससे क्या होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, आज के लिए ठीक है, थैंक यू।